जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आपकी इस परीक्षा को थोड़ा और अधिक सुलभ बनाने के लिए हम आपके लिए एक सीडीपी की जो क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से, जो कि आप सभी लोगों का इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। उन प्रश्नों के साथ हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम सीडीपी के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आज की जो प्रश्नावली है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, और यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को। और इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है आपके सामने इस तरीके से, अभ्यास प्रश्नावली का बाल विकास का अर्थ और आवश्यकता तथा क्षेत्र से संबंधित इस प्रश्नावली में प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का क्या अर्थ होता है और उसका आवश्यकता और तथा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमने इकट्ठे किए हुए हैं आपके लिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। तो थोड़ा सा मैं श्रेणी के बारे में आपको ये बता दूं इसमें कि हमने यहाँ पर प्रश्नों की श्रेणी विकास की अवधारणा को रखा हुआ है, और यानी हर प्रश्न के जो किस सेक्टर से रिलेटेड है, यानी श्रेणी क्या है वो यहाँ पर दी गई है, और ये किस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर है, और जो प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं वो, और कुछ एक नए प्रश्नों का भी यहाँ पर समावेश किया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है वो विकास की अवधारणा से संबंधित है, और पहला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी डेवलपमेंट के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है, विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है। दूसरा विकल्प है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तीसरा विकल्प है, बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा विकल्प है, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं, इनका प्रश्नों को विवरण करते हैं। देखिए, विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि विकास को सटीक नहीं मापा जा सकता। ठीक है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तो विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चों में विकास बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता, बिल्कुल नहीं, सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनुमान लगाया जा सकता, सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं होगा। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। विकास कैसा है, जटिल प्रक्रिया है, और बहुदिशात्मक और बहुआयामी प्रक्रिया है, तो ये एक सरल प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का विकास का उदाहरण है। वृद्धि का किसका उदाहरण है? ठीक है, संज्ञानात्मक परिवर्तन, ऑप्शन ए दिया गया, संज्ञानात्मक परिवर्तन। ठीक है, और दूसरा है मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरा है गुणात्मक परिवर्तन, और चौथा विकल्प है भावनात्मक परिवर्तन। तो इसमें देखेंगे कि बच्चों की लंबाई, यानी बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, लंबाई बढ़ती है और उनका वजन में वृद्धि होती है। तो ये किसके उदाहरण होते हैं? ठीक है, संज्ञात्मक परिवर्तन जो होता है उनमें क्या होता है, कॉग्निटिव नॉलेज की जो अभिवृद्धि होती है। ठीक है, ये मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण होगा। गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो विकास में होता है, तो गुणात्मक परिवर्तन तो नहीं है। भावनात्मक परिवर्तन भी ये नहीं है, क्योंकि संज्ञानात्मक, गुणात्मक और भावनात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो विकास से संबंधित होते हैं। हालांकि अभिवृद्धि भी एक विकास का ही उदाहरण है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु मात्रात्मक परिवर्तन जो है वो इसका सटीक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? विकास की विशेषता नहीं है, तो दिस इज द नॉट द फीचर ऑफ द डेवलपमेंट। संचयी होना, विकास संचयी होता है। दिशात्मक होना, विकास दिशात्मक होता है। विशिष्ट होना, विकास विशिष्ट होता है। या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। ठीक है, तो देखेंगे विकास संचयी होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, विकास संचयी होता है, क्योंकि जो विद्यार्थी या बालक है वो अपने पुराने अनुभवों से नए भविष्य के जो शिक्षा ग्रहण करता है उनकी आधारशिला बनती है उसके पुराने अनुभव। यानी पुराने अनुभव जो हैं व्यक्ति के या बच्चे के, छात्र के, वो उसके भविष्य में होने वाली जो अधिगम है उसका आधार बनते हैं। तो संचयी होता है, यानी जो पीछे घटनाएं हो चुकी हैं, जो वो सीख चुका है, वो उसका नई लर्निंग्स में सहायक होता है। दिशात्मक होता है, बिल्कुल बहुदिशात्मक और बहुआयामी है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, विशिष्ट होना, बिल्कुल जो विकास की प्रक्रिया है वो सरल से
जटिल की ओर होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, तो विकास विशिष्ट होता है। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र, बिल्कुल ये सही नहीं है, अनियंत्रित नहीं होता, नियमित और नियंत्रित रूप से विकास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमें पूछा गया है कि नहीं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, और ये यूपी टेट परीक्षा 2020 में पूछा गया था। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद से शिक्षा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन या 22वें संविधान संशोधन। किस संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये इसका विकल्प होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ये 2002 में हुआ था, 2003 से लागू हुआ था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई है, और इसे आर्टिकल है ना, आर्टिकल जो है आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। किसमें? 21A, 21A में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का, ठीक है, 6 से, ये भी ध्यान रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य, यानी शिक्षा जो है वो बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो बाल वृद्धि और शारीरिक विकास से संबंधित है, बाल वृद्धि और विकास के क्षेत्र से संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, किस चीज से संबंधित होती है बताएंगे? शारीरिक विकास से बात कर रहे हैं, वृद्धि की, ठीक है, ये ग्रोथ क्या है, ग्रोथ से है, ठीक है, ये ग्रोथ की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे ग्रोथ, बच्चे की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो शारीरिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, भावनात्मक विकास से संबंधित है, या फिर नैतिक विकास से संबंधित है। ये 2020 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। देखिए तो जो बच्चे की वृद्धि होती है वो किस संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। किससे? शारीरिक विकास से संबंधित होती है, बच्चे की वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित होती है, जबकि उसका डेवलपमेंट जो होता है वो सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास भी होता है, यानी सामाजिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा, शारीरिक विकास से बच्चे की वृद्धि संबंधित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका बाल विकास और खेल से संबंधित है, यानी वो दिया गया खालिस्तान के अलावा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खालिस्तान दिया गया, कोई इसमें से कोई एक विकल्प चूज किया जाएगा, चुना जाएगा, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी खेल जो होता है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण मतलब रोल है, जो भूमिका जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा इनमें से कोई एक नहीं है जो ऐसा रोल प्ले करता है, बाकी करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई एक विकल्प चूज करना है आपको। वे अपने शरीर पर निपुणता, ये प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, प्रश्न में बड़ी भाषा को थोड़ा बदला गया है कि इनमें से किसके अलावा, ठीक है, के अलावा पूछा गया है, तो इसमें कोई ये गलत होगा वो चुनना है आपको। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है, खेल से बच्चों में क्या होता है, उनके शरीर पर कंट्रोल आता है और बच्चे निपुणता प्राप्त करते हैं, ये ठीक बात है। दूसरा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल ये भी सही है, जो खेल से बच्चों में क्या होता है, उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, ठीक है, ये भी सही बात है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये तो ठीक नहीं है, समय बिताने वाली बात नहीं, देखो ये एक नकारात्मक शब्द है जो सीडीपी में देखा जाता है कि समय बिताना, है ना, तो ये सही नहीं है। समय बिताना जो है यहाँ पर दिया गया है, बच्चे जो खेलते हैं वो समय बिताने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो उनके डेवलपमेंट में सहायक होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो समय बिताने वाला जो विकल्प सुगत तरीका, ये विकल्प जो है वो सही नहीं है, यानी इसके अलावा, ठीक है। अच्छा चौथा विकल्प भी देख लेते हैं, हमारा उत्तर तो मिल गया है, ऑप्शन सी यही सही हो जाएगा, वही चुनना है हमको, क्योंकि ये गलत है, गलती चुनना था इसमें। वे नए कौशल हासिल करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बच्चे जब खेलते हैं, जब स्पोर्ट्स करते हैं, मतलब जो क्रीड़ा करते हैं, तो वे नए कौशल हासिल करते हैं, बिल्कुल सही है। सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, यानी उन कौशलों को कब उपयोग किया जाए ये भी सीखते हैं, ठीक है, जैसे दौड़ना, भागना, तेजी से चीजों को पकड़ना, तो नए कौशल बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें पूछा गया था के अलावा, यानी उनमें से एक जो विकल्प है वो सही नहीं है, बाकी ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका ये कि श्रेणी मानव विकास की प्रकृति से संबंधित है, यानी इसकी श्रेणी क्या है, मानव विकास। तो मानव विकास संबंधित प्रश्न है, मानव विकास है इनमें से क्या है, मात्रात्मक है, ये देखना है आपको, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी कुछ सीमा तक इसे मापा नहीं जा सकता, या फिर ए और बी दोनों, विकल्प डी जो है वो क्या है, दोनों। तो बिल्कुल ठीक बात है, मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो मात्रात्मक का मतलब क्या है कि मानव विकास में बच्चे में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, यानी उसकी लंबाई बढ़ती है ना, उसका वजन बढ़ता है, ठीक है, आकार बढ़ता है, तो ये तो मात्रात्मक विकास है।
और जो गुणात्मक विकास क्या होता है कि उस बच्चे में, छात्र में जो अधिगम होता है, मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, सामाजिक और नैतिक विकास जो होता है, संवेगात्मक विकास जो होता है, तो वो कैसा होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, यानी बच्चे की प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है ना, बच्चे की बुद्धि में परिवर्तन आता है, मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मात्रात्मक क्या कहते हैं आपके परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं मानव विकास के संबंध में। ठीक है, मानव विकास के संबंध में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका मानव विकास के क्षेत्र से संबंधित है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यानी मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो उनमें से एक सही विकल्प आपको चुनना है। शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, पहला विकल्प आपका। ठीक है, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसमें क्या होगा, सही विकल्प होगा, यानी मानव विकास जो होता है वो शारीरिक, यानी पहले शारीरिक बुद्धि होती है, उसके बाद बच्चे में क्या आता है, संज्ञानात्मक, यानी बच्चा चीजों को समझना सीखता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे में भावनात्मक विकास होता है, यानी संवेगात्मक विकास होता है, और फिर उसके उपरांत क्या होता है, बच्चा सामाजिक डेवलपमेंट महसूस करता है, यानी बच्चे में सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो ये क्रम जो है वो सही क्रम होगा, यानी शारीरिक, ठीक है, उसके बाद संज्ञानात्मक, फिर उसके बाद संवेगात्मक और सामाजिक विकास। इस प्रकार के जो चरण है ये सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न के लिए विकल्प ए जो है वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका हरलॉक के कथन से संबंधित है। ठीक है, देखेंगे विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, यानी नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था। यानी विकास के परिणाम स्वरूप जब बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा होता है तो नई नई विशेषताएं और नई योग्यताएं बच्चे में प्रकट होती हैं, तो ये विकल्प किसका है, मतलब ये कथन किसका है, तो ये कथन है नंबर एक ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन ए गैसेल का, हरलॉक का, मेरिडिथ का और डगलस और हॉलैंड का। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, वो किसका है, हरलॉक का है, ये कथन किसका है, हरलॉक का है। तो ये अच्छे प्रश्न है, थोड़ा इन पर ध्यान देंगे। जो स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाल विकास से संबंधित है। देखेंगे बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर बल है, ध्यान देंगे इस पर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है बाल विकास में, क्या उपरोक्त सभी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रक्रिया पर बल दिया जाता है विकास में, है ना, कि जो विकास की जो प्रक्रिया है उस पर बल दिया ही जाता है। वातावरण अनुभव का भूमिका पर बल दिया जाता है, बिल्कुल बच्चा वैसा ही सीखता है जैसा उसका वातावरण होता है, और अपने प्राचीन अनुभवों से बच्चा नए अधिगम, यानी भविष्य में होने वाले अधिगम की नींव रखता है, ये भी सही है। ठीक है, तो अनुभव और वातावरण दोनों ही ठीक है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, यानी गर्भावस्था से इसका विकास आरंभ होता है और अंत तक विकास सतत रूप से होता ही रहता है। ठीक है, तो ये इसका अध्ययन है ये। तो चार तीनों विकल्प जो है वो सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी विकास का शामिल होते हैं, यानी बाल विकास में सभी का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसके अध्ययन क्षेत्र से है, यानी बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र से है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, देखेंगे यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है वो क्या है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। बाल विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, बिल्कुल ठीक बात है। हम बाल्यावस्था, किशोरावस्था और क्या कहते हैं शैशवावस्था, है ना, तो ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं। तो बाल विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगला है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। बिल्कुल वातावरण का तो बच्चे पर बाल विकास में प्रभाव पड़ता ही है, बिल्कुल पूरा प्रभाव पड़ता ही है, तो ऑप्शन बी भी सही है इसमें। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। व्यक्तिक विविधताएं जो होती हैं ना, उनका भी अध्ययन विकास में, बाल विकास के अध्ययन में किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी विकल्प जो हैं वो बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है वो है आपके सामने सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है
का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है ये ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो बना रहता है, ये किसका सिद्धांत है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेमार्क का, हैरिस का, डार्विन का या मैकडूगल्स का, ठीक है, यानी मैकडूगल का। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, लेमार्क, हैरिस, डार्विन और मैकडूगल। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही होगा वो हमें चुनना है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, हमें इसका क्या करना है, थोड़ा समझना चाहिए। तो ये जो कथन है वो किसका है, डार्विन का है। किसका है, डार्विन का है। इस कथन का अर्थ ये है कि जो सबसे फिटेस्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है वही सर्वाइव करेगा, यानी वही जीवित रहेगा। अन्यथा जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ था, आपने पढ़ा ही होगा कि डायनासोर थे और बदलते हुए परिवर्तन के एनवायरमेंट के साथ में वो अपने आप को ढाल नहीं पाए, तो वो जीवित नहीं रह पाए, और जिन जीवों ने अपने आप को ढाल लिया था वो अंततः जीवित बने रहे। अच्छा, इसके बाद आप ये जानते हैं, रेड बुक डेटा जानते ही होंगे, और इसके साथ जो है, जो रेड बुक डेटा में शामिल किए गए उन पशु पक्षियों के बारे में जानते ही होंगे जो धीमे धीमे परिवर्तन जो नहीं कर पाए एनवायरमेंट के साथ, वो विलुप्त होते चले गए, है ना। तो डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, है ना, क्रिटिकली डेंजर्ड, ये आपने एवीएस में पढ़ा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेगा वो जीवित रहेगा, यानी वही क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया है, डार्विन ने दिया है। डार्विन का मानना इसी संदर्भ में है जो अभी आपको समझाया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो ये है, विकास की वृद्धि में अंतर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये विकास व वृद्धि में अंतर, विकास और वृद्धि के अंतर से संबंधित ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये सुनना है आपको। देखिए, तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कई प्रश्नों में यहाँ पर दिया जाता है समानार्थी हैं या पर्याय हैं, ये दिया जाता है, या समानार्थी या पर्याय दिया जाता है। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी या पर्याय नहीं है, ये समानार्थी और पर्याय नहीं है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। कई सारे प्रश्नों में ये देखने को मिलता है, समानार्थी या पर्याय करके प्रश्न को ये देते हैं, तो ये नहीं होता है, पर्याय नहीं है। हाँ, पूरक कह सकते हैं, एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि वृद्धि अच्छी होती है तो विकास भी अच्छा होता है, ठीक है। और वृद्धि है, यानी वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, वो विकास का ही एक क्या है, स्वरूप है, ठीक है। तो एक दूसरे के समानार्थी या पर्याय नहीं कहेंगे, एक दूसरे पर निर्भर कह सकते हैं या एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी दिया गया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, विकास जो है वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ठीक बात है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ठीक है, ये भी सही बात है, वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल ठीक है। यानी बच्चे में वृद्धि अच्छी होती है तो विकास भी अच्छा होता है, ठीक है। तो वृद्धि विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल सही है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी जो विकास होता है वो कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का, गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ठीक है। तो बी, सी और डी जो है वो सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, और आपसे सही नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके सामने, विकास के अध्ययन की विधि से संबंधित है। देखिए प्रश्न क्या है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है ना। तो विकास की वृद्धि, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ये चुनना है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो ये तो प्रश्न जो है बिल्कुल विकास के अध्ययन से संबंधित है, तो विकासीय विधि जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विकासीय विधि जो है वो सर्वाधिक अच्छी विधि होती है वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर हमें विकल्पों को ज्यादा विश्लेषण करने का समय नहीं है, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत परीक्षा का समय बहुत निकट आ गया है, तो हमें बहुत क्विक रिवीजन करते हुए, क्वेश्चनों को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना होगा, तो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर पाए, और उनका विश्लेषण का समय थोड़ा कम है, तो कम विश्लेषण के साथ हमें प्रश्नों को देखना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने दिया गया, विकास का सही अर्थ क्या है, इससे संबंधित प्रश्न है, विकास के सही अर्थ से, ठीक है। तो विकास का सही अर्थ क्या है देखेंगे, तो ऑप्शन ए दिया गया है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है। पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी देखा जाए तो क्या है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है। ऑप्शन डी है,
परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर देखिए, कुछ शब्दों को समझना जरूरी होता है। जैसे दिया गया उत्तरोत्तर श्रृंखला, तो उत्तरोत्तर श्रृंखला का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। क्या अर्थ होता है इसका? इसको देखेंगे हम गुणात्मक परिवर्तन से। ठीक है, तो गुणात्मक परिवर्तन होता है ये तो है, लेकिन इसमें पूछा गया सबसे सटीक आंसर कौन सा है? तो परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला तो होता ही है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। देखिए यहाँ दिया है अभिप्रेरणा, और केवल अभिप्रेरणा को दिया गया है, यहाँ अभिप्रेरणा और अनुभव को दिया गया है। लेकिन जो सही विकल्प है वो किसका होता है? परिपक्वता। के बच्चे में डेवलपमेंट तब तक होता रहता है, बहुत तेजी के साथ होता है, जब तक के बच्चे में क्या नहीं आ जाती? मेच्योरिटी नहीं आ जाती, परिपक्वता नहीं आ जाती, तब तक विकास होता रहता है। तो विकास का सही अर्थ है परिपक्वता लाना, मेच्योरिटी को लाना। ठीक है, तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप, यानी लगातार बच्चे जो अपने पुराने अनुभवों से सीखते रहते हैं और अधिगम होता रहता है, लगातार होता रहता है, तो ये गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट तो करता ही है, उसके साथ साथ परिपक्वता लाने का इसका उद्देश्य होता है। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला जो है वो विकास का सही अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है। अच्छा, एक और ध्यान रखेंगे कि जब परीक्षा में इस बात पर बहुत अधिक ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में सही है पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया है, तो नहीं और सही दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली क्या होता है, सामान्यतः बच्चों से ये गलती हो जाती है कि बच्चे में क्या होता है, प्रश्न में नहीं पूछा गया होता है और वो सही वाला टिक करके चले आते हैं, या सही पूछा गया होता है नहीं करके चले आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया, सही है या नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है सही कौन सा है। देखिए, तो ऑप्शन ए है विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है जो सीडीपी पढ़ रहा है कि विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। अच्छा, बहुआयामी और बहुदिशात्मक, ठीक है, ये हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे विकास वृद्धि का पर्याय है। तो ये तो मैं आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि विकास वृद्धि का पर्याय या समानार्थी नहीं है, बल्कि विकास जो वृद्धि जो है वो विकास का ही क्या है, एक भाग है। ठीक है, या कह सकते हैं कि पूरक है। ठीक है, वृद्धि जो होती है विकास का कैसे होती है, पूरक होती है, ये बात सही है। लेकिन पर्याय और समानार्थी वाली बात सही नहीं होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमें सही निकालना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, कि विकास वृद्धि का पर्याय है, ये तो सही नहीं है, गलत है ये। ठीक, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। पहले ही बताया जा चुका है कि विकास जो है वो कैसी एक जटिल प्रक्रिया है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, यानी सरल से जटिल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर होने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। अगला देखेंगे, विकास बिना किसी पैटर्न और के अनियमित तौर पर प्रकट होता है, बिल्कुल नहीं ना, ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो नियमित पैटर्न पर होता है और बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि अधोमुखी वाला सिद्धांत देखिए आया, सिर से पैर की तरफ होता है ना, सिर से पैर की ओर विकास होता है। अच्छा, अंदर से बाहर की ओर होता है। ठीक है, और कैसा होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो ये कई सारे पैटर्न हैं, तो ये वाली बात जो है वो गलत है, यानी विकास जो होता है वो कैसा होता है, किसी पे पैटर्न और नियमित तौर पर प्रकट होता है, तो ये भी गलत है। पूछा गया था सही कथन कौन सा है, तो विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुदिशात्मक का अर्थ क्या है, बहुदिशात्मक का क्या होता है कि अधोमुखी मतलब सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, तो ये बहुदिशात्मक हो गया। अच्छा, बहुआयामी में देखेंगे तो कैसा होगा, इसको समझते हैं थोड़ा। बहुआयामी का अर्थ होता है कि विकास न केवल कैसा होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि के अतिरिक्त और क्या है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार विकास जो है वो कैसा हो गया, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, ये शीर्षगामी सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। और प्रश्न है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के, खाली स्थान दिया गया है, यानी आप इस पर कोई एक ऑप्शन आना है यहाँ पर, के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस सिद्धांत के बारे में बताता है, ये बताना है। व्यवस्थित, ऑप्शन ए व्यवस्थित क्रम, दूसरा है असतत स्वरूप, रैखिक स्वरूप, या एकाधिक आयाम। ठीक है, तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है वो उसके व्यवस्थित क्रम को प्रकट करता है। किसको करता है, एक व्यवस्थित क्रम को प्रकट करता है, असतत स्वरूप को नहीं, क्योंकि विकास तो एक सतत होने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा रैखिक स्वरूप नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास जो होता है वो रैखिक रूप से नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल। ठीक है,
कैसा होता है, स्पाइरल होता है, यानी इस तरीके से, इस तरीके स्पाइरल फॉर्म में होता है। यानी विकास में छात्र पहले सीखता है, फिर रुकता है, फिर पीछे लौटता है और फिर आगे बढ़ता है। तो विकास का जो प्रक्रिया है वो कैसा स्पाइरल फॉर्म है, सर्पिल आकार में है। ठीक है, कह सकते हैं सर्पिल, इसको कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, सर्पिल होता है। ठीक है, चलिए, तो विकास का जो वैसा स्वरूप होता है वो कैसा, रैखिक नहीं होता, सर्पिल होता है। कैसा होता है, सर्पिल होता है। तो ये गलत होगा। एकाधिक आयाम है, ठीक है, तो एकाधिक आयाम तो होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है, लेकिन शीर्ष सिद्धांत जो है वो एकाधिक आयाम को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, एकाधिक आयाम का मतलब होता है कि विकास जो अधिक आयामों में, एक से अधिक आयामों में कैसे होता है कि विकास संवेगात्मक है, सामाजिक है, ठीक है, नैतिक है, ठीक है, और मानसिक रूप से होता है, ये संज्ञानात्मक विकास है। तो ये दिखाते हैं एकाधिक आयाम को। परंतु क्या दिया गया, शीर्षगामी, यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है, शीर्षगामी, तो इसका मतलब ये व्यवस्थित क्रम को दिखाता है। किसको दिखाता है, व्यवस्थित क्रम को प्रकट करता है कि विकास जो होता है वो व्यवस्थित क्रम में होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संवेदनशील अवधि से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, विकास के उस समय को संदर्भित करता है, यानी यहाँ खालिस्तान दिया गया, खालिस्तान में कोई इनमें से एक विकल्प आएगा और विकल्प में से बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। यानी कोई व्यक्ति या बालक है, शिशु जो छात्र है, वो एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए कैसा होता है, सबसे अधिक ज्यादा तैयार होता है, एकदम सीखने के लिए तैयार है, रेडी होता है। ठीक है, और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। यानी वो समय अगर निकल जाए तो उसके बाद अधिगम करना या उसको सीखना कैसा होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें से देखना है कि कौन सा विकल्प जो है वो खालिस्तान में भरा जा सकता है। समीपस्थ विकास, विकास का क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी होता है विकासात्मक प्रतिमान, ऑप्शन सी है आपका विकासात्मक कार्य और ऑप्शन डी है संवेदनशील अवधि। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, संवेदनशील अवधि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि उस अवधि को हम संवेदनशील अवधि कहते हैं जिस अवधि में कोई छात्र अधिगम के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और उन चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, अच्छा, जो ये है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चे में ये अवधि जो होती है वो संवेदनशील अवधि होती है। इस अवधि में बच्चा अधिगम के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है, जो भी आपसे सिखाओ वो तुरंत चीजों को कैप्चर करता जाता है, सीखता चला जाता है और उसमें अधिगम जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ इस अवस्था में होता है। तो इस अवस्था को हम संवेदनशील अवधि के रूप में समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संवेदनशील अवधि कहेंगे, संवेदनशील अवधि जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। यानी ये कथन दिया गया है, एक आपको स्टेटमेंट दिया गया नीचे यहाँ पर, इस कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। कथन है आपका, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान, ठीक है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग, ध्यान रखेंगे टांग यानी ये लेग है बच्चे की, क्या होती है, लेग। ठीक है, और बाह, बाह का मतलब है आर्म। ठीक है, भुजा जो है आर्म, ये भुजा जो होती है बच्चे की, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो है वो क्या है, भुजा, बाह दी गई है, तेजी से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये तेजी से क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज देखने वाली बात है, अगर आप बच्चों को बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों में पैर और मतलब सॉरी टांग, टांग कहेंगे मतलब लेग जो है ना, लेग मतलब यहाँ थाई से लेकर के जो फुट तक होता है, और आर्म जो है, भुजा जो है, ये तो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। लेकिन जो हाथों की उंगलियां, जो हाथ है उसका विकास जो होता है वो कैसे होता है, धीमा होता है। उंगलियां इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती जितनी तेजी के साथ हाथ और उसके टांग जो होती है वो बढ़ती है। यानी पैर और टांग, जो बाह जो है, आर्म एंड लेग जो है वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। लेकिन उसके हाथों की वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है, यानी जो उंगलियां हैं उनकी वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है, वो धीमी होती है। तो ये उससे संबंधित है, उससे कनेक्ट करना है आपको ये। ठीक है, तो ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये कथन एकीकरण का सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत या केंद्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है
वो देखिए एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, ये है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। क्या है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। देखिए अगर इस बात को थोड़ा समझिए, बच्चे के विकास को और समझें, तो बच्चा जब भ्रूण में होता है या गर्भ में होता है, तब बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। और केंद्र का मतलब क्या? सबसे पहले छाती और पेट उसका डेवलप होता है, उसके बाद भुजाएं और उसके नीचे टांगे डेवलप होती हैं। तो ये समीप से यानी निकट से यानी केंद्र से बाहर की ओर है, लेकिन समीप से दूर की ओर वाला सिद्धांत जो है ना, तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है वो इस ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा। शीर्षगामी नहीं है। शीर्षगामी का मतलब होता है सिर से पैर तक का सिद्धांत है। सिर से पैर का नहीं बात हो रही है, टांग और हाथ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये समीप दूराभिमुख सिद्धांत है। ठीक है, पास से दूर की ओर। ठीक है, केंद्रीकरण का सिद्धांत, ये केंद्रीकरण का सिद्धांत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत जो है वो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, आप केंद्रीकरण की तरफ जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीकरण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर नहीं होगा। समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। ठीक है, यह है तार्किक, प्रतीकात्मक सोच, मूर्त चिंतन या काल्पनिक सोच। तो बच्चे में काल्पनिक सोच उस समय नहीं होती है, मूर्त चिंतन बच्चा नहीं उस समय कर पाता है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक बात हो रही है, अवस्था की बात हो रही है। तार्किक चिंतन भी बच्चे में उस समय नहीं आता है, लॉजिकल नहीं आता है। ठीक है, उस समय बच्चे में आता है प्रतीकात्मक सोच। ठीक है, ये कैसी है? सिंबलिक थिंकिंग है। प्रतीकात्मक सोच जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान डेवलप होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तकाधोमुखी विकास। ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास, इसका मतलब सिर से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलेंगे सीफेलोकैडल डेवलपमेंट। ठीक है, सीफेलोकैडल डेवलपमेंट का जो अर्थ है वो क्या है? विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, आप जानते हैं। ठीक है, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होता है। विकास जो है सिर से शुरू होता है और पैरों की तरफ बढ़ता है, यही मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत होता है। ऑप्शन बी है, जो विकास के अंगों से शुरू होकर ये अंदर की ओर बढ़ता है, ये भी नहीं है। विकास का ऑपोजिट ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वृद्धि बनाम विकास। क्या है? वृद्धि बनाम विकास। देखेंगे कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, प्रश्न है आपका, वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। विकल्प जो है वो यही सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही को समावेशित करता है। अच्छा, ऑप्शन बी देख लेते हैं। वृद्धि केवल मानसिक है, केवल वाले प्रश्न तो वैसे ही नकारात्मक हो जाते हैं। विकास परिपक्वता पर रुक जाता है, रुकता नहीं है। हाँ, उसकी गति कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक। वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। वृद्धि मात्रात्मक और विकास दोनों को ही प्रकट करता है। चलिए अगला प्रश्न है विकास का स्वरूप मार्ग। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बच्चों का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है? बच्चों का जो विकास है वो किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, सर्पिल, रेखीय, वृत्तीय या सीधा। ठीक है, मैंने अभी प्रीवियसली अब आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बच्चों का विकास जो होता है वो कैसा होता है? रेखीय नहीं होता, वृत्तीय नहीं होता, सीधा भी नहीं होता है। ये कैसा होता है? सर्पिल होता है। कैसा होता है? सर्पिल होता है, सर्पिल। ठीक है, इस तरीके से सर्पिल का मतलब स्पाइरल। क्या होता है? ऐसा होता है, स्पाइरल्स कहेंगे इसको। क्या कहेंगे कि ये जो होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब क्या है? बच्चा अधिगम करता है, आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, पीछे लौटता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये इस फॉर्म में सर्पिल फॉर्म में होता है, यानी ये स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, सर्पिल जो है वो सही विकल्प होगा, स्पाइरल जो है वो सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है वो चुनौतीपूर्ण अवधि से संबंधित प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है वो क्या है? देखिए, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है। ठीक है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए
विशेष कौशल विकसित कर सके, ठीक है, वह विकास की कहलाती है। यानी कौन सी अवधि विकास की, वो अवधि जो है विकास की कौन सी अवधि कहलाती है, ये देखेंगे। प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, या कूट लेखन एनकोडिंग अवधि, ठीक है। तो प्रोत्साहन अवधि नहीं होती है, वो उत्प्रेरक अवधि भी नहीं होती है, वो होती है आपकी कौन सी, चुनौतीपूर्ण अवधि होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, चुनौतीपूर्ण अवधि होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि एक समय सीमा होती है जिसमें एक व्यक्ति विशेष उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिसे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, ठीक है। तो इस अवधि को हम क्या बोलते हैं, चुनौतीपूर्ण अवधि कहते हैं इसको ना, चैलेंजिंग फेज कहते हैं, चुनौतीपूर्ण अवधि इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो समीप दूराभिमुख सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए कौन करता है, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, ये बिल्कुल बात सही है, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी है, ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा पूछ रहे हैं, समीप दूराभिमुख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या इस कथन के बारे में सही है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो समीप से दूराभिमुख की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, ठीक है। अगला है, अगला विकल्प ऑप्शन सी है, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, बच्चों में खड़े होने से पहले बच्चों में बैठने की क्षमता विकसित होती है। देखिए चारों विकल्प बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर आपके कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी क्लियर नहीं है तो फिर आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन वरना अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियर है तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। देखिए क्या बोला गया था यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि समीप जो है वो देखेंगे, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, ठीक है, किसका, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या है, समीप दूराभिमुख का मतलब क्या है, पास से दूर की ओर ना, पास से दूर की ओर, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो पहले क्या होता है, उनमें स्थूल कौशल पहले विकसित होता है और सूक्ष्म कौशल बाद में आता है। यानी बच्चे जो होते हैं वो पहले क्या होता है, उनकी भुजाएं और टांगे जो होती हैं, जो आप उसकी टांगे लेग्स होती हैं वो पहले डेवलप होती हैं, ठीक है। बच्चों की उंगलियां, यानी बच्चों उंगलियों से पकड़ने की जो क्षमता होता है वो बाद में डेवलप हो पाती है। तो यानी बच्चों से, जब बच्चा किसी गेंद को पकड़ेगा तो हाथ से पकड़ लेगा, पूरे हाथों से पकड़ेगा, दोनों से ऐसे, ठीक है। जैसे अगर मैं ये पेन बस किसी छोटे बच्चे को दूं जो 7-8-10 महीने का बच्चा है, उसको अगर मैं देता हूं तो वो पेन को ऐसे पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, इस तरीके से ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं पकड़ सकता, जैसे हम लिखने की स्टाइल में ऐसे पकड़ते हैं, उंगलियों से पकड़ते हैं, वो ऐसे नहीं पकड़ सकता, जनरली वो ऐसे पकड़ लेगा हाथ से, ठीक है। अगर बच्चे को बड़ी चीज दोगे, गेंद दोगे, तो क्या होगा, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, इस तरीके से पकड़ लेगा। जैसे मान लो ये मेरे पास बोतल रखी हुई है, इसमें बोतल को पकड़ना चाहूं तो किसी बच्चे को दूंगा तो बच्चे का ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, वो ऐसे नहीं पकड़ पाएगा। यानी उंगलियों का जो कौशल है वो उसका विकसित नहीं होता है, हाथ से पकड़ना वो आसानी से सीख जाता है, स्थूल कौशल विकसित है, जबकि उसमें सूक्ष्म कौशल विकसित नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका मतलब क्या, पहले उसके हाथ डेवलप होंगे, हाथों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, उसके बाद में उसकी उंगलियों का विकास हो पाएगा, ठीक है। यही होता है, ये समीप से दूर वाला सिद्धांत जो है वो ना, समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है वो इस तरीके से पालन करता है। तो इसमें देख पा रहे होंगे, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। तो ये समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस विकल्प का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका समीपस्थ सिद्धांत, ठीक है। समीपस्थ सिद्धांत क्या है देखते हैं इसको। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है वो देखेंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। अंग जो होते हैं ना, अंग जो होते हैं वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। समीपस्थ सिद्धांत है, समीप यानी पास से दूर की ओर, ठीक है। चलिए, विकास सिर से पांव तक होता है, ये तो शीर्षाभिमुख सिद्धांत है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगला है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि होती है, ठीक है। तो यहाँ भाषा से संबंधित है नहीं, तो सामाजिक वाला विकास है, सामाजिक वाला है, जिस माहौल में रहता है बच्चा उसी प्रकार की भाषा सीखता है, तो ये सामाजिक विकास संबंधित है, तो इससे तो नहीं है, ठीक है। और देखेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अंगों और हाथों की तुलना में तेजी से बढ़ोतरी होती है, ठीक है। यानी समीप से दूरावा सिद्धांत में तो अंग जो होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं हाथ पैरों की तुलना, अच्छा क्या लिखा, अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो पहले बढ़ते हैं, तेजी से डेवलप होते हैं, उसके बाद जो होते हैं हाथ पैर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी ये
जो आपका समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत होगा वो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, सही विकल्प होगा। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, पहले तेजी से डेवलप होते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके डेवलप हो जाएंगे, फिर हाथ पैर भी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उंगलियां बाद में डेवलप होती है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंभीर सामाजिक अभाव से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, ठीक है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा होती है। देखेंगे, सामाजिक अभाव का अनुभव जिन बच्चों ने किया है तो उनके आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा होती है, और पुनर्वास के बावजूद कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। पर्यावरणीय समर्थन से प्रभावित ये अवधि क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये अवधि जो है वो क्या कहलाती है, ये इससे संबंधित इसी प्रकार का संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। इसमें क्या था, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए किसी सामाजिक अभाव का अनुभव किया जाता है किसी बच्चों के विकास में, और उसके बाद में आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद में वही माहौल उन्हें प्रोवाइड करा भी दिया जाए, तब भी विकास जो होता है वो बहुत धीमे होता है। क्यों? क्योंकि वो जो संवेदनशील अवधि थी, जिस अवधि में बच्चा सीखने के लिए तैयार था, उस अवधि में जो उसके लिए सहायक चीजें थी उनका अभाव रहा, सामाजिक अभाव रहा, तो उसके बाद वो अवस्था निकल जाने के बाद, संवेदनशील अवधि निकल जाने के पश्चात जो विकास की दर होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उन सारी चीजों को सीख पाना थोड़ा कैसा हो जाता है, असहज हो जाता है, ठीक है। तो इस अवधि को हम क्या कहेंगे, संवेदनशील अवधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संवेदनशील अवधि कहेंगे। इससे संबंधित प्रश्न पहले भी एक हम करा चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेदनशील अवधि इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो विकास मार्ग से संबंधित है, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, और एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल गलत है, आप जानते हैं विकास तो कंटिन्यूस होता ही रहता है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है, ठीक है। अगला कह रहा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है, सरल से जटिल की ओर है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो भी गलत होगा। हमसे सही पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय तरीके से नहीं होता है, ठीक है। चक्री का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है, कैसा होता है, सर्पिल फॉर्म में होता है, सर्पिल यानी स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो विकास रेखित नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सही विकल्प है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, पूर्व संक्रियात्मक क्षमताओं से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे क्या कह रहे हैं भाई, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। देखिए, तो ऑप्शन ए है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, दूसरा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता, ठीक है। तो देखिए, वर्गीकरण और क्रमबद्धता उस समय विकसित नहीं होती है, संरक्षण और अमूर्त चिंतन भी विकसित नहीं होता है, नकल और प्रतिबद्धता भी इस समय नहीं होती है। देखिए, तो जीन पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो अवस्था होती है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की। प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है, सिंबलिक, यानी बच्चे जो है प्रतीकों के साथ में बच्चों को जो है प्रतीकात्मक खेल को महसूस करता है, और इसके साथ साथ जीववाद, जीववाद का अर्थ मतलब यार मृत वस्तुएं जो होती हैं उनको भी जीवित के समान मानकर बच्चा अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट करता है। जैसे आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं, नन्हे बच्चे, वो क्या होता है, गुड़िया गुड्डों का खेल खेलते हैं और कहते हैं मेरी गुड़िया है ना वो सो गई है, उसने खाना खा लिया वो सो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा जो है उस गुड़िया को भी क्या मान रहा है, जीवित मान रहा है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि वहां पर क्या होता है, जीववाद का सिद्धांत होता है, यानी बच्चे निर्जीव को भी जीवित की तरह ही प्रतिक्रिया उसके साथ करते हैं, ठीक है। तो वहां प्रतीकात्मक खेल और जीववाद का सिद्धांत होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक क्षमता जो होती है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये क्षमताएं विकसित होती हैं उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो संवेगात्मक विकास का काल, संवेगात्मक विकास काल से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने, देखेंगे ध्यान रखेंगे, कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्या कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, किसने, कोल और ब्रूस ने। देखिए,
पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा, कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। क्या कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। और उन्होंने कहा है माता पिता के लिए ये सबसे जो मुश्किल और कठिन समय जो होता है बच्चे के लिए, उसके बच्चे के पालन पोषण के लिए, वो बाल्यावस्था का समय ही होता है। यानी कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो आज जो है, आज की श्रृंखला जो है वो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। प्रश्नोत्तरी आज की जो है वो समाप्त होती है, सत्र पूरा होता है आज का। और अगले सत्र में हम बहुत ही जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले भाग 2 को लेकर के। ठीक है, तो इसका भाग 2 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगले 30 प्रश्नों को भी हम इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे, जो या तो परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना होगी उनमें। ठीक है, और उम्मीद ये की जाएगी कि यहाँ से परीक्षा में जो होने वाली परीक्षा, आगामी परीक्षा है, यूपी टेट, सी टेट ना, या सुपर टेट की परीक्षा है, या एस टेट की परीक्षा है ना, जो हरियाणा टेस्ट वगैरह पैड वगैरह हैं, तो उनमें भी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी उम्मीद यहाँ से करते हुए हमने ये सेट प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए तैयार किए हैं। तो आप इनको लगातार देखते रहें, वॉच करते रहें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। अगर कोई त्रुटि और कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।